सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का 2024 का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस। और आज का जो हमारा सेट होगा कांस्टेबल एंड एसआई का, वो हमारा सेट 2 होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और गाइस, मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर करूंगी। तो आप लोग को बस इतना ही करना है कि इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं जो आपको पता है, उस चीज को आप नोट नहीं करिए। लेकिन जो चीज आपको नहीं पता है, प्लीज उसको नोट करिए एंड रिवीजन करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। और ये आपका प्रीवियस ईयर सेट है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे गाइस। तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा एंड नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए, इस रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई है, ये आपको बताना है। तो भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा जो है, ये किस नगर में आरंभ की गई है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, या ऑप्शन डी दिल्ली में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है, ये किस नगर में शुरू किया गया था गाइस? तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि मेट्रो रेल सेवा जो है, ये नगर आपसे पूछा था कि किस नगर में शुरू किया गया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मेट्रो रेल सेवा जो है, ये कब शुरू किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेट्रो रेल सेवा जो है, ये कब शुरू किया गया था गाइस, तो ये भी आपको डेटा याद रखना है। ये जो है शुरू किया गया था 1984 में, जो इसे शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कब शुरू किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1984 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जब ये मेट्रो रेल सेवा शुरू हुआ था, यानी कि जब इसका उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री कौन थे गाइस, ये आपको बताना है। तो पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा का जो है गाइस, ये आपको बताना है कि जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन के समय गाइस आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उद्घाटन के समय की अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है, ये आरंभ की गई थी, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन के समय नहीं, इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो उद्घाटन जो किया गया था, ये किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। उद्घाटन जो किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा, आपके जो है उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। इस वजह से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। उस समय ये क्या थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे गाइस कि जो मेट्रो रेल का जो है, ये कुल नेटवर्क कितना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे जो है, आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है गाइस। तो ये आपको यहाँ पे क्या देखना है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि जो है मेट्रो रेल का जो है कुल नेटवर्क कितना है, ये आपको ध्यान रखना है। मेट्रो का जो है, मेट्रो रेल का कुल नेटवर्क जो है गाइस, यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेट्रो रेल का कुल नेटवर्क अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कितना किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि मेट्रो रेल का जो कुल नेटवर्क है वो कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेट्रो रेल का कुल नेटवर्क जो है वो आपका है 29.24 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना किलोमीटर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 39.24 किलोमीटर है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना किलोमीटर लंबा है, तो 39.24 किलोमीटर गाइस लंबा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखा रही हूँ, ठीक है। कितना लंबा है? 39.34 किलोमीटर जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 39.34 किलोमीटर जो है, ये आपको ध्यान रखना है कितने लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से बात हो गई गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके नेटवर्क की बात हो गई, कब शुरू किया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। अब जो है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे गाइस, मेट्रो रेल जो है, इसका जो है, ये इसकी जो शुरुआत हुआ था, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही हूँ, जो कि आपको नोट करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करना है कि इसे जो है, कब इसे किया गया था गाइस, इस
चला था, ये कहाँ से कहाँ तक। तो जो शुरुआत में मेट्रो लाइन जो चली थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, मेट्रो लाइन कहाँ से कहाँ तक थी। तो याद रखिएगा कोलकाता के दमदम से, ठीक है, कोलकाता के दमदम से, और कहाँ था गाइस, दमदम से टॉलीगंज तक जो था इसे चलाया गया था। तो मेट्रो रेल को कब चलाया गया था, तो मैं यहाँ पे ना सिंपल शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ से चलाया गया था, तो याद रखिएगा ये कोलकाता के दमदम से चलाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दमदम से कहाँ चलाया गया था। तो याद रखिएगा ये दमदम से चलाया गया था टॉलीगंज तक, ठीक है। इसे ये कहाँ तक चलाया गया था, तो दमदम से टॉलीगंज तक जो है इसे चलाया गया था। कोलकाता में जो पहली मेट्रो रेल जो चलाई गई थी वो कहाँ चलाई गई थी, तो दमदम से टॉलीगंज तक जो गए, याद रखिएगा टॉलीगंज तक चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉलीगंज तक चलाई गई थी। उसके बाद गैस आपको याद रखना है चलाई गई थी, उसके बाद फिर इसका जो है विस्तार हुआ, और ये आपको ध्यान रखना है कि फिर विस्तार होने के बाद कहाँ तक चलाई गई थी, तो दूसरी बार जो इसे चलाई गई है गाइस, दूसरी बार इसे कहाँ तक चलाई गई थी, तो दूसरी बार जो इसे 1984 में जब इसे चलाया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1984 में जब ये चली थी, तो ये कहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दमदम से नोएपाड़ा तक चली थी, ये आपको ध्यान रखना है 1984 में, जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1984 में गाइस, ये आपको ध्यान रखना है दमदम से कहाँ तक चली थी, तो 1984 में दमदम से गाइस याद रखिएगा नोएपाड़ा तक चली थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये मेट्रो रेल चलाई गई थी दमदम से नोएपाड़ा तक चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस मेट्रो जो है आपके जो है कुल स्टेशन की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कुल 24 मेट्रो स्टेशन है, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। कितने मेट्रो स्टेशन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कुल 24 मेट्रो स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेलवे किस सूची का विषय है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो सूची दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि रेलवे जो है ये किस सूची का विषय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको बताना है कि रेलवे किस सूची का विषय है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी संघ सूची का विषय है, ऑप्शन सी संवर्ती सूची का विषय है, या ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची का विषय है। तो गाइज आपको बताना है कि रेलवे जो है ये किस सूची का विषय है। तो गाइज याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो है 3 अनुसूची है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है आपका कौन कौन सा अनुसूची है। तो अगर हम अनुसूची की बात करें गाइज, तो ये आपका कौन कौन सा अनुसूची है, तो पहला जो है ये आपका राज्य अनुसूची, ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है आपका राज्य सूची है, अनुसूची नहीं, सॉरी गाइस, राज्य सूची है। दूसरा आपका कौन सा सूची है गाइस, दूसरा आपका है संघ सूची है। और तीसरा जो है आपका कौन सा सूची है गाइस, तीसरा जो है ये आपका संवर्ती सूची है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस, इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपका इसमें कौन-कौन कानून बना सकता है, तो राज्य पे जो है राज्य सूची में आपका राज्य सरकार कानून बना सकता है। संघ पे जो है ये केंद्र सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में गाइस जो है आपका राज्य और संघ दोनों कानून बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस तीनों को क्लियर करते हैं। अगर हम बात करें राज्य सूची में कितना विषय है गाइस, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं राज्य सूची में जो है ये कितना विषय है, तो याद रखिएगा राज्य सूची में टोटल 61 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सूची में कितना विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राज्य सूची में 61 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संघ सूची की, संघ सूची में कितना विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ सूची में जो है ये 97 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। संघ सूची में जो है ये कितना विषय है, 97 विषय, ये आपको ध्यान रखना है। और समवर्ती सूची में गाइस आपका कितना विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची में 52 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस 3 विषयों को आपको क्लियर करना है कि किसमें जो है कौन सा विषय आता है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रेलवे जो है ये किस अनुसूची का, मतलब कि यानी कि किस सूची का, मैं बार बार अनुसूची बोल दे रही हूँ तो माफ करिएगा गाइस। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि रेलवे जो है ये किस सूची का विषय है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेलवे जो है ये आपके संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेलवे किस सूची का विषय है। तो याद रखिएगा रेलवे जो है आपके संघ सूची का विषय है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपका जो है संघ सूची का विषय कौन कौन सा है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं संघ सूची का लिखा हूँ कि
कि संघ सूची में आपका कौन-कौन सा आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को क्वेश्चन को आप नोट करिएगा गाइस, ये मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम संघ सूची में बात करें कि कौन-कौन सा आपका संघ सूची का विषय है गाइस, तो आपको याद रखना है रक्षा, यानी कि डिफेंस जो है ये आपके संघ सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है जो आपका रेलवे, रेलवे जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके संघ सूची का विषय है। उसके बाद रेलवे के बाद आपको याद रखना है और कौन सा जो है संघ सूची का विषय है, तो आपको याद रखना है बैंकिंग, बैंकिंग ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग जो है ये किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। बैंकिंग जो है ये आपके संघ सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग के बाद गाइस आपको याद रखना है आयकर, आयकर जो है ये आपकी किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। आयकर जो है ये भी आपके संघ सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। आयकर जो है ये किस सूची का विषय है, संघ सूची का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में आपका कौन-कौन सा आ जाता है गाइस, यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा रही हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं राज्य सूची में। तो राज्य सूची में गाइस आपको याद रखना है जो आपका हो गया भूमि, भूमि जो है ये किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूमि जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भूमि के बाद आपको याद रखना है गाइस पुलिस, पुलिस जो है ये आपके किस सूची, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था, पूछा गया था कि पुलिस किस सूची का विषय है गाइस, तो याद रखिएगा ये भी राज्य सूची का विषय है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कृषि, कृषि जो है ये किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा ये भी राज्य सूची का विषय है। उसके बाद आपको याद रखना है कृषि के बाद आपका जो है क्या हो गया गाइस, आपको याद रखना है कि बाजार और मेला, ये किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। बाजार और मेला जो है गाइस याद रखिएगा, बाजार और मेला जो है ये किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। बाजार और मेला जो है ये किस सूची का है गाइस, तो याद रखिएगा बाजार और मेला जो है ये आपको ध्यान रखना है। बाजार और मेला जो है ये किस सूची का विषय है, राज्य सूची का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको और लिख ले, यहाँ पे जो है राज्य सूची से ही लिखा रही हूँ, तो फिलहाल इसको जो है मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ ताकि आप सभी को पता हो कि कौन सा किस सूची का विषय है, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया राज्य सूची का विषय हो गया। उसके बाद आपको याद रखना और कौन कौन सा हो गया, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे है 2-3 और लिखाएंगे गाइस। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका हो गया कौन सा, राज्य जेल, राज्य जेल जो हो गया गाइस ये भी किस सूची का विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है गाइस आपको याद रखना है किस सूची का विषय है, तो राज्य जेल जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके राज्य सूची का विषय है। उसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया गाइस, राज्य कर, राज्य कर जो है ये किस सूची का विषय हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य कर जो हो गया ये भी आपके जो है ये आपके राज्य सूची का विषय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है राज्य कर के बाद गाइस आपको एक और याद रखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसके बाद जो है स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकारें हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, ये सब जो है ये किस सूची का विषय हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्थानीय सरकारें जगह से याद रखिएगा ये किस सूची का विषय है, तो ये भी जो है गाइस याद रखिएगा स्थानीय सरकारें जो है ये किस सूची का विषय है, तो ये आपके राज्य सूची का विषय। तो यहाँ पे जितना भी विषय इंपॉर्टेंट है गाइस मैं यहाँ पे लिखा दी हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में आपका कौन कौन सा है, तो गाइस आपको याद रखना पहले जो है 5 चीजें जो थी वो आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य सूची से उसे संवर्ती सूची में कन्वर्ट किया गया था गाइस, तो ये भी मैं क्लियर करूंगी। तो इसमें जो है कौन कौन सा था आपका, जो था वन था वन्य जीव था, उसके बाद आपको याद रखना शिक्षा था, ये सब जो था ये आपका 42वें संविधान संशोधन हो करके ये राज्य सूची से निकाल करके इस समवर्ती सूची में रखा गया। अब बात करते हैं समवर्ती सूची में आपका कौन कौन सा विषय आता है गाइस, तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा शिक्षा, शिक्षा जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, ये है आपका समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा के बाद आपको याद रखना है गाइस आपका वन, वन जो है ये किस सूची में आता है, ये आता है समवर्ती सूची में, ये आपको ध्यान रखना है। वन के बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया गाइस, बिजली, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बिजली जो है ये किसका विषय है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केंद्र और राज्य दोनों का दोनों इस पे कानून बना सकती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिजली हो गया। उसके बाद जो गाइस आपको याद रखना और कौन सा हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है श्रम कानून हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। श्रम कानून जो है ये किसका विषय हो गया, तो याद रखिएगा ये समवर्ती सूची का है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची किसे कहते हैं गाइस, ये आपको बताते हैं। तो अवशिष्ट सूची ये है कि इसमें जो है उस विषय को रखा गया जो जिसमें न मतलब कि इसमें ऐसी चीजों को रखा गया जो ना राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मतलब कि कोई विशेष सूची नहीं होती है, लेकिन अगर आप याद रखिएगा कि अवशिष्ट सूची वे
वो उसमें वही शामिल होता है जो इन तीनों सूची में शामिल ना हो। उस और इस पे जो है इस पे जो कानून बनाने का अधिकार किसको है गाइस? तो याद रखिएगा, इस पे जो कानून कौन बनाता है गाइस? तो ये आपको याद रखिएगा, इस पे जो है कानून बनाता है जो कि संसद, ठीक है। इस पे कानून कौन बनाता है गाइस? तो याद रखिएगा, इस पे कानून बनाता है संसद बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा कि जो इस तीनों विषय में शामिल नहीं होता है वो आपके अवशिष्ट सूची में शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी सचिदानंद सिन्हा या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे गाइस वो राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करें गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भीमराव अम्बेडकर जो है ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। भीमराव अम्बेडकर जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे गाइस ये कौन थे? तो याद रखिएगा, मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे आपको याद रखना है। मसौदा मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। ये जो थे ये भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपको याद रखना है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे ये जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, पूछता ही है, तो याद रखिएगा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो ये आपको याद रखना है। मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे गाइस याद रखिएगा ये भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा का गाइस, तो सच्चिदानंद सिन्हा से आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा से आपको क्या याद रखना है गाइस? तो आपको याद रखना है कि ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बी एन राव की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो आपके जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक सलाहकार जो है ये कौन थे गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी एन राव थे, ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक सलाहकार जो थे ये बी एन राव थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो थे ये क्या थे आपके? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपके अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद आप कौन थे? तो याद रखिएगा अध्यक्ष थे। चलिए मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है गाइस कि भारत का संविधान बनाने में कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन लगा था गाइस, ये आपको बताना है। तो अगर समय की बात करें जो कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था, ये आपको बताना है कि संविधान बनाने में गाइस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपको बताना है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था गाइस, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था गाइस, तो जिन लोगों को नहीं पता है नोट कर लीजिएगा। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो संविधान बनाने में जो लगा था समय गाइस यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है संविधान बनाने में जो समय लगा था वो आपको याद रखना है 2 वर्ष लगा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है 2 वर्ष लगा था। उसके बाद आपको याद रखना है 11 माह लगा था। और दिन कितना लगा था गाइस? तो माह 11 लगा था और दिन जो लगा था वो 18 दिन लगा था, ठीक है। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? तो आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो मांडा था ये आपको बताना है किस नदी के तट पर स्थित था। तो आपके ऑप्शन है हिंडन नदी के तट पर, ऑप्शन बी दास्क नदी के तट पर, ऑप्शन सी घग्गर नदी के तट पर या ऑप्शन डी चिनाब नदी के तट पर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मांडा जो है ये किस नदी के तट पर था गाइस? तो याद रखिएगा चिनाब नदी के तट पर था, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मांडा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में गाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है चिनाब नदी के, ये भी याद रख लीजिएगा, ये चिनाब नदी के दक्षिणी तट पे था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चिनाब नदी के कहाँ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस मांडा से हम बात करते
करते गए कि सबसे पहले जो है इसका जो है उत्खनन कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है उत्खनन आपसे पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि मांडा का जो है उत्खनन कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मांडा का उत्खनन हुआ था गाइस 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्खनन कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1982 में हुआ था। और जो है इसका उत्खनन जो है ये किसने किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इसका जो उत्खनन हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है जगपति जोशी के द्वारा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्खनन जो हुआ था ये जगपति जोशी के द्वारा हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल था, ये आपको ध्यान रखना है। ये हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हड़प्पा का उत्तरी स्थल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हड़प्पा का गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये हड़प्पा का कौन सा स्थल था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हड़प्पा का सर्वाधिक लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो याद लिख लीजिएगा कि हड़प्पा के सर्वाधिक उत्तर में कौन सा स्थल था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा के सर्वाधिक उत्तर में स्थित था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जो कि आपका मांडा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उत्तर में स्थित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं यहाँ पे कि मांडा में जो है 3 सांस्कृतिक स्तर थे, ये आपको ध्यान रखना है। मांडा में कितने सांस्कृतिक स्तर थे गाइज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मांडा में जो है गाइज, ये आपको याद रखना है कितने सांस्कृतिक स्तर थे। तो ये भी आप पॉइंट याद कर लीजिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मांडा में जो है 3 सांस्कृतिक स्तर थे, ये आपको ध्यान रखना है। मांडा में कितने सांस्कृतिक स्तर थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 सांस्कृतिक स्तर थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर कौन कौन से थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पहला जो था ये कौन सा था गाइस, तो ये आपको याद रखना है, पहला था प्राक सैंधव, ठीक है, पहला जो था ये आपका कौन सा था गाइस, तो ये आपको याद रखना है, पहला जो था ये प्राक सैंधव था। दूसरा जो था ये आपका कौन सा था गाइस, तो दूसरा जो था ये आपका विकसित था। दूसरा जो था विकसित संदर्भ था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो था ये आपको याद रखना है, ये आपका विकसित संदर्भ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है तीसरा जो था ये कौन सा था, तीसरा जो था ये आपका उत्तर संदर्भ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मांडा से आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गाइस हिंडन नदी। हिंडन नदी पे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के इस तट पर था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के तट पर था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के तट पर था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो है खोज कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो है हिंडन नदी आलमगीरपुर की जो है खोज कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो खोज हुई थी, ये आपको डेटा याद रखना है 1958 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो 1958 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है खोज किसने किया था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो खोज हुआ था ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो गाइस ये आपको नोट कर लेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो आलमगीरपुर की जो खोज की गई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा इसकी खोज हुई थी, तो ये आपको याद रखना है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका खोज जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो खोज हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है ये इसका खोज हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका खोज किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, गाइस याद रखिएगा। जो कि ये आपके हिंडन नदी के बारे में जो है ये सारे फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखना है। ये किसका इसका खोज कब हुआ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका खोज किसने किया था, ये सब आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आलमगीरपुर का खोज जो है ये आपका 1958 में हुआ। इसको जो है खोज किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। और ये किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। अगर बात करते हैं इस घग्गर नदी के किनारे आपका कौन सा है सिंधु काल का स्थल है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का कालीबंगा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा जो है ये किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पे, ये आपको ध्यान रखना है। अब गाइज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दास्क नदी के बारे में, तो याद रखिएगा गाइज दास्क नदी के बारे में
सुतका गेंडोर जो है ये किस नदी के तट पर था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुतका गेंडोर जो था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सुतका गेंडोर जो था ये किस नदी के तट पर था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुतका गेंडोर जो था ये दास्क नदी के किनारे स्थित था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका खोज जो है 1927 में हुआ था। इसका खोज जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो खोज हुआ था ये आपको ध्यान रखना है कि सुतका गेंडोर की जो खोज हुई थी ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो खोज हुआ था ये भी आपको याद रखना है। इसका खोज कब हुआ था गाइस, तो आपको याद रखना है 1927 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है इसके बारे में गाइस किया, इसका जो है सुतका गेंडोर का जो है खोज कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा सुतका गेंडोर का जो है खोज कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1927 में, ये आपको ध्यान रखना है। और किस नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोद वाद्य यंत्र से, ऑप्शन बी तबला वाद्य यंत्र से, ऑप्शन सी संतूर से, या ऑप्शन डी बांसुरी से। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कौन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस सरोद वाद्य यंत्र से। तो अलाउद्दीन खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर हम बात करें कि सरोद वाद्य यंत्र से जो है ये कौन कौन संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है ये आपका अलाउद्दीन खान जो है ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खान जो है गाइस ये आपको पता ही है कि अलाउद्दीन खान जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खान जो है ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नेम जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है गाइस। अगर इसी जगह मैं आपसे पूछती कि अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप सभी को पता होता। तो गैस बहुत लोगों को पता होता है कि अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो गैस याद रखिएगा अमजद अली जो है ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गैस आपको याद रखना है जो अली अकबर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा अली अकबर जो है ये भी सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि ये कौन से कौन वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलाउद्दीन खान, अमजद अली और अली अकबर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस तबला वाद्य यंत्र से, तबला वाद्य यंत्र से आपको कौन कौन संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन जो कि सबसे कम उम्र के तबला वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन, इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन है जो कि गाइस याद रखिएगा ये तबला वादक है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है तबला वादक में आपका अल्लाह रखा, अल्लाह रखा भी जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्लाह रखा जो है ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस, उसके बाद आपको याद रखना है लतीफ खां। लतीफ खां जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लतीफ खां जो है ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आप बात करते हैं संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित। संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित कौन कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, ये आपको याद रखना है। जिस तरीके से सरोद वाद्य यंत्र में अमजद अली और तबला वाद्य यंत्र में जाकिर हुसैन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वैसे ही संतूर में सबसे ज्यादा गाइस शिव कुमार शर्मा जो है ये प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। शिव कुमार शर्मा जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा गाइस राहुल शर्मा जो है ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट और कौन सा है, तो आपको याद रखना है इसके बाद बांसुरी वादक। ठीक है, बांसुरी वादक जो है आपका कौन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बांसुरी वादक की अगर बात करेगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो आपका जो है हरि प्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपके जो है बांसुरी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बांसुरी से संबंधित है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखिए, रख लीजिएगा बांसुरी से, पारसनाथ। पारसनाथ जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पारसनाथ जो है ये बांसुरी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रोकली में कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो आपको बताना है कि ब्रोकली में कौन सा रसायन मौजूद होता है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इसकी आपका ब्रोकली, और इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा रसायन जो है ये मौजूद होता है। तो आपके ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, या ऑप्शन डी मौलिक अम्ल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोकली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है गाइस, तो याद रखिएगा ब्रोकली में जो मौजूद होता है मौलिक अम्ल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ब्रोकली के अलावा जो है और कौन कौन चीज में मौलिक अम्ल मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा मौलिक अम्ल जैसे आपको बता देती हूँ मैं, केला, केला में जो है मौलिक अम्ल मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। केला के बाद आपको याद रखना है गाइस सेब, सेब में भी कौन सा अम्ल मौजूद होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। सेब में भी जो है आपका मौलिक अम्ल मौजूद होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जामुन, जामुन में आपका कौन सा अम्ल मौजूद होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। जामुन में आपका मौलिक अम्ल मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है नाशपाती, नाशपाती में आपका कौन सा अम्ल मौजूद होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाशपाती में जो है ये आपका मौलिक अम्ल मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में। तो आपको याद रखना है टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टमाटर में जो अम्ल मौजूद होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगर आप ज्यादा ऑक्जेलिक अम्ल का सेवन करेंगे गाइस तो ये आपको जो है लीवर पे इफेक्ट करता है, जो कि बहुत ये होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टमाटर जो है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है पालक, पालक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पालक में भी आपको याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसका जो है आप याद रखिएगा, खासकर जो है हरी सब्जी जो होता है ना गाइस, याद रखिएगा हरी सब्जी में जो है ये आपका कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरी सब्जी में जो है ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हरी सब्जी में आपका कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है गाइस ये आपको याद रखना है डेयरी उत्पाद से संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। डेयरी उत्पाद से संबंधित है। डेयरी उत्पाद में अगर बात करें कि कौन कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है जैसे दूध, दूध में आपका जो है कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस दही, दही में आपका कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा दही में जो है ये आपका लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है दही के बाद आपको याद रखना है गाइस पनीर, पनीर में आपका कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो याद रखिएगा पनीर में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मक्खन, मक्खन में आपका कौन सा अम्ल होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मक्खन में जो है ये आपका कौन सा अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद आ जाइए एस्कॉर्बिक अम्ल पे। एस्कॉर्बिक अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संतरा में जो पाया जाता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है नींबू, नींबू में आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नींबू में आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है मौसमी, मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। मौसमी में जो पाया जाता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है कि जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक जो है वो कौन है। तो आपके ऑप्शन है अलादिया खान, ऑप्शन बी अब्दुल करीम खान, ऑप्शन सी हाजी सुजान खान, या ऑप्शन डी अली बख्श खान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन ए, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर अतरौली जो है ये कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है अलादिया खान जो है ये जयपुर अतरौली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि जयपुर अतरौली घराना के जो संस्थापक है अलादिया खान, इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने जो स्थापना की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर अतरौली घराने की जो स्थापना की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 19वीं सदी के अंत में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कब की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 19वीं सदी के अंत में की थी। जितना भी पॉइंट लिखा रही गाइस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 19वीं सदी के अंत में जो है इन्होंने जयपुर घराने की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां जो है ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। किराना घराना के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है।
तो याद रखिएगा अब्दुल करीम खान जो है ये किस घराने से संबंधित है guys? तो ये आपको याद रखना है किराना घराना से संस्थापक कौन है guys? तो ये आपको याद रखना है कि किराना घराना के संस्थापक जो है ये कौन है guys? तो याद रखिएगा किराना घराना के संस्थापक जो है ये कौन है? तो याद रखिएगा अब्दुल करीम खान जो है ये किराना घराना के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब्दुल करीम खान जो है ये किस घराने के संस्थापक है guys? तो याद रखिएगा किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाजी सुजान खान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हाजी सुजान खान जो है ये किस घराने के संस्थापक है गाइस? तो याद रखिएगा आगरा घराना के संस्थापक कौन है गाइस? तो आपको याद रखना है कि आगरा घराने के संस्थापक जो है ये आपको ध्यान रखना है हाजी सुजान खान है, ये आपको ध्यान रखना है। आगरा घराने के संस्थापक जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगरा घराने के संस्थापक जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगरा घराने का संस्थापक जो ये कौन है? तो आगरा घराने के संस्थापक जो है ये हाजी सुजान खान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस आपके अली बख्श खां, अली बख्श खां जो है ये किस घराने के संस्थापक है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अली बख्श खां जो है ये किस घराने के संस्थापक है? तो ये आपके पटियाला घराने के संस्थापक कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अली बख्श खां जो है ये आपके पटियाला घराने के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। पटियाला घराने के संस्थापक कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पटियाला घराने के संस्थापक जो है ये अली बख्श खां, ये आपको ध्यान रखना है। पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा पटियाला घराने के संस्थापक जो है ये अली बख्श खां, ये आपको ध्यान रखना है। अली बख्श खां जो है ये किस घराने के संस्थापक है गाइस? तो ये आपको याद रखना है। अली बख्श खां जो है ये पटियाला घराना के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं हमसे कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूलपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूलपुरम जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूलपुरम जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है ये केरल का है सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन है? तो याद रखिएगा कि त्रिशूलपुरम जो है ये केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है, तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिशूलपुरम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है ये केरल का सबसे बड़ा उत्सव है, केरल का मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यह भी प्रश्न बनता है गाइस कि केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन सा गाइस? तो याद रखिएगा केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव जो है, सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा मंदिर उत्सव जो है ये त्रिशूलपुरम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उस पर अगर हम बात करते हैं केरल के कुछ उत्सव के बारे में गाइस, केरल का और कौन कौन सा उत्सव है गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है केरल का और कौन कौन सा उत्सव है गाइस, तो आपका ओणम। ओणम जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है ओणम जो है ये आपके केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस आपका जो है विशु। विशु जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है विशु के बाद आपको थिरुवथिरा जो है ये किस में मनाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि थिरुवथिरा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, थिरुवथिरा जो है ये किस में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा थिरुवथिरा जो है ये केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। थिरुवथिरा जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस? तो आपको याद रखना है ये केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोबारा आते हैं त्रिशूलपुरम, जो कि ये भी केरल में मनाया जाता है गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये हिंदू समुदाय द्वारा जो मनाया जाता है, ये मलयालम महीना में जो है ये अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि त्रिशूलपुरम जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि त्रिशूलपुरम जो है ये अप्रैल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिशूलपुरम जो है ये किस में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिशूलपुरम जो है ये अप्रैल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिशूलपुरम जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अप्रैल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी आर के नारायण, या ऑप्शन डी शशि थरूर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अरविंद अडिगा ने गाइस याद रखिएगा द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये व्हाइट टाइगर पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? तो अरविंद अडिगा ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, क्योंकि इनकी वजह से जो है द व्हाइट टाइगर
की वजह से जो है अरविंद अडिगा को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा इन्हें जो है द व्हाइट टाइगर के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, बुकर पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था अरविंद अडिगा को, तो बुकर पुरस्कार मिला था द व्हाइट टाइगर के लिए, आपको ध्यान रखना है। और इन्हें जो है बुकर पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखिएगा इन्हें जो बुकर पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा ये मिला था 2008 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है कब मिला था, 2008 में, गाइस याद रखिएगा इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। और ये कितने वर्ष के गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, 33 वर्ष के थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस बात करते हैं अरविंद अडिगा के बारे में, कि ये इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इनका जो है दूसरा उपन्यास जो है ये कौन था गाइस। तो ये आपको अगर हम बात करते हैं कि अरविंद अडिगा का, गाइस यहाँ पे बात करेंगे कि दूसरा उपन्यास जो है ये कौन था, तो याद रखिएगा कि अरविंद अडिगा का जो है दूसरा उपन्यास भी आप याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अरविंद अडिगा का जो है दूसरा उपन्यास कौन था गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है, लास्ट मैन इन टावर, ठीक है। इनका दूसरा उपन्यास जो है ये कौन, लास्ट मैन इन टावर जो है guys, याद रखिएगा लास्ट मैन इन टावर जो है इनका दूसरा उपन्यास था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनका जो दूसरा कौन सा था guys, तो याद रखिएगा लास्ट मैन एंड उपन्यास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो था ये क्या था, लास्ट मैन एंड टावर जो है इनका दूसरा उपन्यास था, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट मैन एंड टावर जो है इनका दूसरा उपन्यास था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट मैन एंड टावर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका दूसरा उपन्यास था गाइस। मैं यहाँ पे सही से लिख देती हूँ, उतना सही से नहीं लिखा है तो मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा उपन्यास क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लास्ट मैन, ये आपको ध्यान रखना है। इनका दूसरा उपन्यास क्या था, तो लास्ट मैन इन टावर, ठीक है। लास्ट मैन इन टावर जो है गाइस, याद रखिएगा लास्ट मैन इन टावर जो है इनका दूसरा उपन्यास था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि ये जो है ये प्रकाशित कब हुआ था, लास्ट मैन इन टावर जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये 2011 में प्रकाशित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी ये कब हुई थी, 2011 में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2011 में प्रकाशित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस आपको याद रखना है इनका जो है गाइस एक और जो है ये आपका सिलेक्शन डे जो है, इन्होंने इनका ही उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपका एक और याद रखना है जो है कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है एक और जो है ये आपको याद रखना है सिलेक्शन डे, ठीक है। इसको एक और याद रखिएगा, कौन सी पुस्तक है guys, तो ये आपको याद रखना है सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, अरविंद अडिगा के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं guys, ये आपको ध्यान रखना है शशि थरूर के द्वारा जो है अम्बेडकर अलाइव जो लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और विक्रम सेठ के द्वारा जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था, तो ये आपको याद रखना है। विक्रम सेठ के द्वारा जो लिखा गया था द गोल्डन गेट जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द गोल्डन गेट जो है ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें शशि थरूर के द्वारा जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी गाइस, तो अम्बेडकर लाइफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर लाइफ जो है ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर ये लाइफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, शशि थरूर के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो ये आपको बताना है कि चमगादड़ जो है ये अंधेरे में भी उड़ सकती है क्योंकि उसे सहायता प्राप्त होती है। तो आपके ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन बी रेडिएशन से, ऑप्शन सी स्पेशल रेटिना से, या ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट वेव से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव से जो है ये आपको ध्यान रखना है। चमगादड़ जो है ये अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, और किस वजह से, तो अल्ट्रासोनिक वेव से। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कार्य करने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन है शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दाब, या ऑप्शन डी बल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो होगा आपका जो है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्य करने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्य करने की क्षमता जो है ये ऊर्जा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो गाइस यहाँ पे आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है। ऊर्जा से रिलेटेड आपको याद रखना है, जो कि कौन सा है, तो याद रखिएगा गाइस।
कार्य का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेरा प्रश्न ये हो कि कार्य का जो है एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्य का जो है एसआई मात्रक जो होता है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य या फिर जो है याद याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है। सो गाइस एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु में जब कार्य करने की क्षमता होती है तो वस्तु में है ना, याद रखिएगा कि ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसे लेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखते हैं कि आप जैसे कि आप याद रखिएगा जैसे कि गिरते हुए हथौड़े हो गए या फिर चलती हुई जो बंदूक हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे चलती हुई बंदूक, ठीक है। तो कार्य करने की जो क्षमता होगी गाइस ये आपको ध्यान रखना है, उसमें क्या होगी, तो चलती हुई बंदूक में भी गाइस याद रखिएगा इसमें ऊर्जा होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कार्य होता है लेकिन इसमें जो है क्या होता है गाइस, आपको याद रखना है ऊर्जा होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप इस तरीके से याद रखिएगा और याद रखिएगा कि कार्य और फिर ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसी जगह आपका प्रश्न क्या हो जाता है, कार्य करने की क्षमता पूछा है गाइस, और इसी जगह अगर आपसे पूछ देता है कि कार्य करने की दर क्या होती, अगर यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है गाइस कि कार्य करने की दर जो है ये क्या कहलाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पूछा कि कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे पूछता है कि कार्य करने की दर जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्य करने की अगर दर जो है ये क्या कहलाती है, तो गाइस याद रखिएगा कार्य करने की दर जो है ये क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पावर कहलाता है। अगर आपसे दर पूछता है तो यानी कि शक्ति कहलाता है, यानी कि आपका जो है क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पावर कहलाता है। तो ये यहाँ पे जो है ये पॉइंट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी लिखा रही है सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा कि सिंधी भाषा को जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है गाइस, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, या ऑप्शन डी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो गाइस याद रखिएगा सिंधी भाषा को जो जोड़ा गया था ये 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और अगर बात करते हैं कि सिंधी भाषा को जो है 21वां संविधान संशोधन जो है ये आपको ध्यान रखना है। 21वां संविधान संशोधन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको डेट याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। गाइस याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1967 में जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें गाइस आपको याद रखना है कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस आपके 52वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था गाइस, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 52वां संविधान संशोधन में इसमें जो है कौन कौन भाषा को जोड़ा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 52वां संविधान संशोधन में बोडो भाषा को जोड़ा गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका जो है बोडो भाषा हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है डोगरी, बोडो हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है डोगरी को जोड़ा गया था। उसके बाद डोगरी के बाद आपको याद रखना है और कौन सी भाषा को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं गाइस 52वां संविधान संशोधन और कौन सा जोड़ा गया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है मैथिली, मैथिली जो जोड़ा गया था गाइस ये भी आपको याद रखना है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद आपको याद रखना है संथाली गाइस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संथाली भी जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो जोड़ा गया था ये आपको ध्यान रखना है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम बात करते हैं कि 52वां संविधान संशोधन जो है गाइस ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब जो हुआ था ये 2003 में हुआ था आपका 52वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन जो है ये आपके किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दल बदल कानून को रोकना जो है ये जो है 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। दल बदल को रोकना जो है ये आपका किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है संबंधित है ये 52वां संविधान संशोधन से। और 92वां से जो है इसमें कितने भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। उसके बाद आ जाते हैं 71वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें जो है किसको जोड़ा गया था गाइस, तो इसमें याद रखिएगा कोंकणी, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है
कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको याद रखना है कोंकणी को जोड़ा गया था। कोंकणी के बाद आपको याद रखना है गाइस और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी जोड़ा गया था, उसके बाद आपको याद रखना है मणिपुर जोड़ा गया था, और उसके बाद आपको याद रखना है नेपाल। ठीक है, ये 3 भाषा को जो है गाइस ये आपको याद रखना है। कोंकणी भाषा जोड़ा गया था, उसके बाद मणिपुरी, और उसके बाद आपको याद रखना है नेपाली। ठीक है, ये जो है ये किसके तहत जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में जो है ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो आपको बताना है कि संविधान की छठी अनुसूची जो है ये किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी मिजोरम। सो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि छठी अनुसूची जो है ये कितने राज्यों में लागू होती है, तो गाइस आपको याद रखना है कि छठी अनुसूची जो है ये टोटल 4 राज्यों में लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। छठी अनुसूची जो है ये कितने राज्यों में लागू होती है, तो ये आपको याद रखना है कि छठी अनुसूची जो है ये किस राज्य में लागू होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 राज्यों में लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 4 राज्य जो है ये कौन कौन से है ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 राज्यों में लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये 4 राज्य कौन कौन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 राज्य में आपको याद रखना है पहला, पहला जो है ये आपको याद रखना है जो आपका है मेघालय। ठीक है, पहला जो है आपको याद रखना है कौन सा हो गया, मेघालय। उसके बाद दूसरा जो है आपका कौन सा राज्य हो गया गाइस, दूसरा जो है आपको याद रखना है असम हो गया। दूसरा आपका कौन सा राज्य हो गया गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है असम हो गया। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा राज्य हो गया गाइस, तीसरा जो है ये आपका त्रिपुरा हो गया। और चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, चौथा जो है ये आपका जो हो गया मिजोरम। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये 4 राज्यों में जो है लागू होती है छठी अनुसूची, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस राज्य में लागू नहीं होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गाइस आपको याद रखना है कि मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर में जो है लागू नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों में छठी अनुसूची लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि हल्दिया बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो पश्चिम बंगाल में जो है ये हमारा कौन सा बंदरगाह है इससे याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में जो है ये हमारा हल्दिया बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुजरात में, गुजरात में आपका कौन सा बंदरगाह है इससे आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांडला बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है इससे आपको ध्यान रखना है। कांडला बंदरगाह जो है guys, याद रखिएगा ये आपके गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कांडला बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात में है। उसके बाद अगर बात करते हैं केरल, केरल में आपका कौन सा बंदरगाह है guys, तो याद रखिएगा केरल में जो है कोच्चि बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह जो है ये केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोच्चि बंदरगाह जो है ये केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं ओडिशा, ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है guys, तो ये आपको याद रखना है। पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है ओडिशा में, ये आपको ध्यान रखना है। पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। पारादीप बंदरगाह जो है ये आपके ओडिशा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। पारादीप बंदरगाह जो है ये ओडिशा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है निकोटिनिक अम्ल, ऑप्शन बी नियासिन अम्ल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी थायमीन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो निकोटिनिक अम्ल भी है और नियासिन भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये निकोटिनिक अम्ल जो है ये विटामिन बी थ्री का, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है, और नियासिन भी जो है guys, ये आपके विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है, इसलिए उपयुक्त जो है आपको याद रखना है, दोनों करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है guys, तो ये आपको याद रखना है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। तो आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। तो आपके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी पालनी पहाड़ियां, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ियां या ऑप्शन डी नंदी पहाड़ियां। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का मिलन स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोडा बेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपको ध्यान रखना है कौन सी है, तो डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस डोडा बेट्टा की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डोडा बेट्टा की जो है गाइस अगर हम डोडा बेट्टा की ऊंचाई के बारे में बात करें कि डोडा बेट्टा की जो है ऊंचाई कितनी है, तो आप सभी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डोडा बेट्टा की जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। 2637 मीटर जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी ऊंचाई है, डोडा बेट्टा जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्य में कौन सा कथन सही है। तो कार्य का कौन सा ऐसा कथन है जो सही है, तो आपके ऑप्शन है आपसे बोल रहा है कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि कार्य में दिशा परिमाण दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि कार्य में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि कार्य में दिशा होती है परंतु परिमाण नहीं होते। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कार्य में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। क्यों क्यों होता है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कार्य जो है ये आपकी कैसी राशि है। तो याद रखिएगा कार्य जो है ये आपकी एक अदिश राशि है, और जितनी भी अदिश राशि होती है गाइस ये आपको पता होगा उसमें दिशा नहीं होती, उसमें सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है। तो कार्य जो है ये आपकी कैसी राशि है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जनपद तथा उसकी राजधानी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कि जनपद और उसकी राजधानी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आपके ऑप्शन है अंग की राजधानी चंपा है, आपसे ये बोल रहा है। ऑप्शन बी आपसे बोला है कि कंबोज की राजधानी राजपुर है। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि अवंती की राजधानी वाराणसी है। या ऑप्शन डी आपसे बोला है वज्जी की राजधानी वैशाली है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो अवंती की राजधानी जो है वाराणसी नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अवंती की राजधानी जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा अवंती की राजधानी जो है ये उज्जैन है, ये आपको ध्यान रखना है। अवंती की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा उज्जैन है। और अगर बात करें वाराणसी की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाराणसी जो है ये किसकी राजधानी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाराणसी जो है ये अवंती की राजधानी नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। वाराणसी जो है ये कहाँ की राजधानी है? तो काशी की राजधानी जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काशी की राजधानी जो है वाराणसी, और अवंती की राजधानी जो है ये उज्जैन है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंग की राजधानी चंपा है और कंबोज की राजधानी राजपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो ये आपको बताया कौन सी क्रांति है जो झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है गुलाबी क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति, ऑप्शन सी गोल क्रांति या ऑप्शन डी बादामी क्रांति। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो गुलाबी क्रांति ये किससे संबंधित है, तो ये जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तिलहन, तिलहन उत्पादन से जो संबंधित है वो कौन सा क्रांति है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है तिलहन उत्पादन से जो संबंधित है। ये आपका पीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से, ये आपको ध्यान रखना है। गोल क्रांति की बात करें गाइस, तो ये आपके जो है ये किससे संबंधित है, तो आलू उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आलू उत्पादन से जो है ये आपका गोल क्रांति संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो मसाला, मसाला उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मसाला उत्पादन से जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कौन सा क्रांति संबंधित है, बादामी क्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें गोल क्रांति जो है
है। गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन से संबंधित तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक और आपको याद रखना है, झींगा उत्पादन से भी संबंधित है। और उसका बाद आपको याद रखना है झींगा और प्याज उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि झींगा और प्याज उत्पादन से जो है ये आपका गुलाबी क्रांति संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, झींगा और प्याज उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। तो एक कार जो है वो उच्च गति से चल रही है, ये किस ऊर्जा से युक्त होती है। तो आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल से, ऑप्शन बी घर्षण बल से, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा से, या ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक कार जो है जो कि चल रही है, तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि एक कार जो है जो चल रही है, जो कि एक जमीन पे ही ये कार चल रही है गाइस। तो इसमें जो है कौन सा ऊर्जा होता है गाइस, ये आपको पता होगा कि ये जो है गतिज ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो आज का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट 2 था गाइस, वो हमारा समाप्त होता है गाइस। आपको ये बताना है कि यहाँ से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कहीं से भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं गाइस, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। और गाइस मुझे ये भी बताइएगा कि टॉप 20 में से जो आपका जो ये जो क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन, इसमें से आपका कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है ये भी बताइएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखाई हो, जरूर नहीं क्वेश्चन ही पूछेगा गाइस, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाई हो एक एक चीज को क्लियर किया गाइस। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं गाइस। तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।